Hello everyone, welcome to Solusis classes. In this video, we are going to be talking about one of the most important exams as far as the MBA aspirants are concerned who wish to take up or pursue their MBA degree abroad. Yes, I'm talking about GMAT. GMAT वो एग्जाम है जो MBA एस्पिरेंट्स के बीच वैसे भी बहुत पॉपुलर हमेशा से रहा है. ये एग्जाम के थ्रू आप बेसिकली डिफरेंट कंट्रीज बेस्ड ऑन यूएसए, कनाडा, यूरोप, इवन ऑस्ट्रेलिया एंड जापान में जाके अपनी MBA आप परस्यू कर सकते हैं बेस्ड ऑन दिस कॉलेज स्कोर. Not only abroad, but many premier institutes, many premier MBA colleges in our country itself, वो भी GMAT के स्कोर्स आजकल एक्सेप्ट करते हैं. उनमें से सबसे फेमस कॉलेज जो कि सोलली GMAT के ऊपर बेस्ड करके एडमिशन लेता है वो है ISB, बोथ ऑन हैदराबाद एंड मोहाली. तो इस वीडियो में हम बेसिकली GMAT के बारे में, इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में, इसके डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो कि यहाँ पर होते हैं उनको कैसे केटर किया जाए, उसको टैकल करने की टेक्निक्स एंड इसका जो पूरा टाइम फ्रेम होता है और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसके ऊपर बेसिकली हम फोकस करने वाले हैं इस वीडियो में. एंड दोस एस्पिरेंट्स हु आर लुकिंग टू टेक अप दिस एग्जाम, दिस माइट बी वेरी इंपॉर्टेंट वन फॉर यू एज वेल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट. GMAT बेसिकली एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है और सबसे खास बात इस एग्जामिनेशन की ये होती है कि ये एक एडेप्टिव फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है. एडेप्टिव फॉर्म से मेरा क्या मतलब है? तो GMAT एक बहुत ही यूनिक एग्जाम है इन इट्स ओन राइट. पर्टिकुलरली सपोज आप GMAT के एग्जाम अगर आप लिखने बैठते हो तो द फर्स्ट क्वेश्चन यू एनकाउंटर, उसको सॉल्व कर पाना या ना करना आपके बाकी के क्वेश्चंस के डिफिकल्टी लेवल को मतलब गाइड करेगा. सपोज मैं पहला सेक्शन ले लेता हूं, से क्वांट्स का सेक्शन अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं, इफ आई एम एबल टू सक्सेसफुली सॉल्व दिस द फर्स्ट क्वेश्चन, देन जो अगला क्वेश्चन आएगा उसकी डिफिकल्टी लेवल शायद मेरे इस क्वेश्चन जितना हो या उससे हायर हो. एंड सब्सिक्वेंटली द मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आई सॉल्व करेक्टली, द लेवल ऑफ डिफिकल्टी वुड आइदर रिमेन सेम और increase, varying depending upon depending upon the way I answer this question, whether I get it right or whether I get it wrong. अब supposedly मैंने किसी आंसर का गलत जवाब दिया और ये ट्रेंड थोड़ा बहुत चलता रहा, तो जो पेपर की रिलेटिव डिफिकल्टी होती है वो थोड़ी आसान हो जाती है ताकि मुझे एक अच्छा स्कोर एकोमोडेट करने में हेल्प मिल सके. तो यही होता है एडेप्टिव एग्जाम होने का मेन फैक्टर. तो GMAT भी बेसिकली इसी पैटर्न पर काम करता है. ये स्टूडेंट के जो करंट क्वेश्चन सॉल्व करने का जो ट्रैक, जो रिकॉर्ड है उसे एनालाइज करता है, देखता है कितने करेक्ट कर रहा है और कितने ऑन ए ट्रॉट वो गलत कर रहा है, और उसके हिसाब से एग्जाम की बेसिकली डिफिकल्टी डिटरमाइन की जाती है. क्या तो उसे जो सब्सिक्वेंट क्वेश्चन है अगर वो सही करता जा रहा है तो उसे और डिफिकल्ट क्वेश्चन मिलते जाएंगे, और अगर वो गलत करता जा रहा है तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ी नीचे कर दी जाती है ताकि उसके स्कोर्स अच्छे होते जाए. तो ये तो है एग्जाम का बेसिक फॉर्म और स्ट्रक्चर. अब इस एग्जाम के नंबर ऑफ क्वेश्चंस और टोटल टाइमिंग के ऊपर आते हैं. GMAT बेसिकली 80 क्वेश्चंस का एक सेट है जो कि 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है. 80 क्वेश्चन जिन्हें हमें 3 घंटा 7 मिनट का टाइम मिलता है, जिन्हें हमें सॉल्व करना होता है. हर एक सेक्शन के एक अलग अलग सेक्शनल टाइमिंग्स भी होते हैं जो कि हमें ख्याल रखना होगा. एंड सब्सिक्वेंटली विल मूव टूवर्ड्स दिस एग्जामिनेशन. अब पहले तो बात करते हैं नंबर ऑफ सेक्शन जो कि इस एग्जाम में होते हैं. सबसे पहला जो सेक्शन होता है वो बेसिकली होता है एनालिटिकल राइटिंग असेसमेंट. तो एनालिटिकल राइटिंग असेसमेंट बेसिकली होता क्या है? ये सेक्शन बेसिकली आपकी ऐसे राइटिंग के ऊपर होता है. आपको एक आर्ग्यूमेंट दे दिया जाएगा, उस आर्ग्यूमेंट के ऊपर आपको एनालाइज करके एक ऐसे लिखना होता है. ये सेक्शन का मेन पर्पस ये है कि आपके एनालिटिकल स्किल्स को परखा जाए, आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप जो सोच रहे हो क्या उसे अपने वर्ड्स में आप डिस्क्राइब कर पा रहे हो, यही चीज चेक करने के लिए ये सेक्शन लिया जाता है. यहाँ पर आपके राइटिंग स्किल्स, आपके एक्सप्रेशन स्किल्स, आप जो सोच रहे हो, आपके क्रिटिकल थिंकिंग, आपके एनालिटिकल स्किल्स, सारे वेदर यू आर एबल टू कन्वे इट बाय द मीडियम ऑफ योर राइटिंग, यही चीजों को देखा जाता है. तो यही सेक्शन एक ही आपको आर्गुमेंट दिया जाएगा या एक ही कमेंट दिया जाएगा या एक ही केस दिया जाएगा जिसके ऊपर आपको एक ऐसे लिखना होता है, और ये सेक्शन कंप्लीट करने के लिए आपको आधा घंटे का टाइम मिल जाएगा. सो हाउ शुड वी गो अबाउट दिस सेक्शन?
ज्यादातर एस्पिरेंट्स जो कि जीमैट के लिए अपियर करते हो, अगर आप पहली बार अपियर कर रहे हो तो वो यहाँ पर थोड़ी डिफिकल्टी फेस करते हैं, क्योंकि जनरली जो हम स्टूडेंट्स होते हैं वी आर नॉट इन द हैबिट ऑफ राइटिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो 1 घंटे के जीमैट लेवल का जो होता है जैसे वेरी हाई लेवल के ऐसे प्रॉपर स्ट्रक्चर, प्रॉपर ग्रामेटिकल करेक्टनेस के साथ, प्रॉपर लेयरिंग, प्रॉपर मेथडोलॉजी के साथ हमें ये ऐसे को लिखना होता है। सो हाउ शुड वी गो अबाउट व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन? तो वन थिंग वी कैन डू इज ऑलवेज स्टार्ट राइटिंग विद समथिंग वेरी इजी। समथिंग वेरी इजी से मतलब स्टार्ट, इफ यू आर न्यू टू दिस प्रैक्टिस, स्टार्ट राइटिंग अबाउट योरसेल्फ या फिर योर फैमिली या फिर योर डॉग, एनीथिंग जो आप इजीली रिलेट कर पाए किसी भी चीज से। Start writing on those. Once you're done writing, get it checked with your teachers, your friends, or your family for that matter. Take their feedback into consideration and make improvement upon your essay. And once you're comfortable with the easier topics, start writing on definitive cases. Start writing on different arguments pertaining to the social and economic issues. Start writing those. Get your research done. Start writing an essay on those. Give your opinion towards those. Start thinking out of the box. This can be only done through practice. The more you write, the more knowledge you develop about the subject matter on various social issues or the various trends that's going on around the world right now, the better your chances are to ace through this section. One more thing to be kept in mind is the way an essay should be written, the words that should be used, the structure of the essay. These are few pointers which should be kept in mind as well. And the only way to improve this section, to keep all this mind and to develop a subconscious habit of getting these things right, is by practice on a regular basis. The more you practice, go to various websites. One I'd suggest is GMAT World. It's a very good website to go read essays and all. Go to Smithsonian, get the different good newspapers, subscribe to them. Go read in their editorial sections and go see how the structuring of those articles are done or how those structured essays are written, and try and implement the very same pattern or the very same structure in your own writing. ये इनिशियली एक बार में कर पाना काफी डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि वी आर नॉट यूज्ड टू, बट इफ वी कीप मेक ए हैबिट ऑफ दिस एंड वी डू दिस ऑन अ रेगुलर बेसिस, थिंग्स विल कम नेचुरली टू अस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड वी कैन इजीली गो थ्रू दिस पर्टिकुलर सेक्शन एज वेल. तो ये तो रही एनालिटिकल राइटिंग सेक्शन के बारे में. नेक्स्ट अप इज इंटीग्रेटेड रीजनिंग, या फिर जो हम नॉर्मल भाषा में करते हैं रीजनिंग का सेक्शन. इस सेक्शन में हमें 12 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और इसे सॉल्व करने के लिए हमें 30 मिनट का टाइम मिल जाता है या आधा घंटा हमें मिल जाएगा. तो व्हाट आर द टॉपिक्स दैट वी शुड कंसिडर इन दिस सेक्शन? बेसिकली रीजनिंग की जो सेक्शन होता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बार ग्राफ, पाई चार्ट, कई सारे टेबल्स के थ्रू डेटा लेना, डिफरेंट काइंड्स ऑफ रीजनिंग के क्वेश्चन, पजल्स हो जाए, तो ऐसे ही क्वेश्चंस हम इस पर्टिकुलर सेक्शन में हम फोकस करते हैं. इस सेक्शन में आपको मल्टीपल चॉइस तो मिलेगा ही, फर्दर हर एक क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स ऑप्शन भी हो सकते हैं. सो वी नीड टू कीप दैट इन माइंड एज वेल. इसे कैसे प्रिपेयर किया जाए इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए? देयर आर मल्टीपल मटेरियल्स अवेलेबल ऑनलाइन. चाहे आप ऑफलाइन ढूंढे, कई सारे आपको बुक्स मिल जाएंगे. ऑनलाइन भी आपको कई सारे सोर्सेज, कई सारे वेबसाइट, कई सारे पोर्टल्स इनफैक्ट मिल जाएंगे जहां पर जाके आप इजीली इस सेक्शन को अच्छे से कवर कर सकते हो. द की टू सक्सेसफुली टैकलिंग दिस सेक्शन इज थ्रू रेगुलर प्रैक्टिस. व्हाट आई सजेस्ट इज यू गेट मल्टीपल सोर्सेज टू प्रिपेयर फ्रॉम. वहां से हर तरह के क्वेश्चंस को आप उठाए एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग देम. The more number of questions you practice, the more number of types of question you get used to, उतने ही कम होंगे चांसेस कि एग्जाम में आपको कुछ आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाए या कुछ ऐसा मिल जाए जिसके लिए कि आप प्रिपेयर्ड ना हो. डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबुलर फॉर्मेट, बी इट चार्ट्स, ग्राफ्स, फिगर्स, एनीथिंग. द मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू प्रैक्टिस अलग अलग तरह के, द बेटर चांसेस टुवर्ड्स टैकलिंग दिस सेक्शन. इस सेक्शन को टैकल करने का इसके अलावा और कोई तरीका है ही नहीं. सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड गेट योर प्रैक्टिस डन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज. नेक्स्ट अप इज द क्वांटिटेटिव रीजनिंग सेक्शन. ये सेक्शन बेसिकली आपके जो मैथ्स का सिलेबस है उसे कवर करता है. सब्जेक्ट इन फोकस आर बेसिकली सेकेंडरी लेवल के मैथ्स, आपके अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और आपका बेसिक जो अरिथमेटिक पार्ट है, मॉडर्न मैथ्स, ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे इंक्लूड होते हैं. एंड फर्दर आपको यहाँ पे कुछ डीआई के क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएंगे इस पर्टिकुलर सेक्शन में.
इस सेक्शन में हमें 31 क्वेश्चंस और 31 क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं और इसे कंप्लीट करने के लिए हमारे पास 62 मिनट्स होता है. सो व्हाट शुड आवर अप्रोच बी? अगेन जस्ट लाइक द रीजनिंग सेक्शन, आपको कई सारे मटेरियल यहाँ पर ऑनलाइन मिल जाएंगे टू गो अबाउट दिस सेक्शन. प्रैक्टिस फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. द मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू प्रैक्टिस, द मोर नंबर ऑफ डेटा सेट you get familiarized with, the more number of patterns you know, the better your chances are कि आप इस सेक्शन में अच्छा कर जाओगे. One thing to be kept in mind, इसके प्रिपरेशन करते वक्त don't just focus on the arbitrary formulas or just mug those up कि आपके एग्जाम में कन्वीनियंट हो जाए. Try and get the gist of the basic concepts of the particular subjects, particular topics, and then also focus on the building up the foundation towards this subject. ये एग्जामिनेशन, ये पर्टिकुलर सेक्शन इज अ बेसिकली मेक इट और ब्रेक इट, क्योंकि यहाँ पे 31 क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा है. क्वांट्स along with verbal form the backbone of GMAT, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इसको बना देता है. आपको पूरा 1 घंटा मिलेगा 30 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो आपको टाइमिंग की बहुत कमी नहीं होगी. और अगर लेवल ऑफ डिफिकल्टी को, अगर मैं कैट को बेंचमार्क रख के अगर GMAT की बात करूं, तो जो क्वांट्स या बाकी सेक्शन की डिफिकल्टी होती है वो थोड़ी कम होती है. Except for the verbal part, verbal is on par or even greater, but quants की बात करें तो उस level of difficulty से ये थोड़ी सी नीचे होती है. So if you are through with those kinds of concepts, since you are preparing for your MBAs, I assume you already know how to go about this approach. So if you are familiarized with the CAT pattern, then GMAT should be a walk in the park for you in terms of the quantitative aptitude or the logical reasoning part is concerned. अब आता है आखिरी सेक्शन की तरफ, जो कि है verbal reasoning. वर्बल रीजनिंग में हमें 36 क्वेश्चन या 36 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जिसके लिए हमें 65 मिनट या 65 मिनट सबको मिलते हैं कंप्लीट करने के लिए. तो द काइंड्स ऑफ क्वेश्चन इज रियली सिमिलर टू द काइंड ऑफ क्वेश्चन वी सी इन वेरियस इंडियन MBA एग्जाम एंट्रेंस एग्जामिनेशन एज वेल. आपको आरसीएस मिलेंगे, आपको वर्बल लॉजिक के क्वेश्चन मिलेंगे, ऑड वन आउट, ग्रामेटिकल सेंस में करेक्ट सही या गलत सेंटेंसेस ढूंढना, ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं. The primary focus should be laid upon in this section is on the RCs, क्योंकि वो maximum numbers carry करते हैं. Very good way to practice RCs for GMAT is if you go to GMAT World, वहां पे आपको different difficulty levels के RCs practice करने को मिल जाएंगे, और वो भी totally free. So start practicing from there. Get into the habit of reading on a very regular basis. The more you read, the better your chances are to tackle these questions. अगेन आपको मल्टीपल सोर्सेज से, आपको ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो या आप किसी कोचिंग में ही हो, आपको डिफरेंट मटेरियल्स या बुक्स मिल जाएंगे टू प्रिपेयर फॉर दिस सेक्शन. यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दोज. आपकी वर्बल लॉजिक या वर्बल एबिलिटी का जो सेक्शन होता है, यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दोज. आपको ग्रामर का एक अच्छा सेंस डेवलप भी हो जाएगा. बट द मेन फोकस शुड बी लेड अपॉन इज रीडिंग ऑन अ वेरी 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 रेगुलर बेसिस. स्टार्ट विद समथिंग दैट यू लाइक, be it a novel or a comics. अगर आप किसी हॉबी में इंडल्ज्ड हो तो start reading about those hobbies as well. चाहे आप कुकिंग में हो तो go with the cookbook. If you are into traveling, start with a travel blog or a travel guide, anything as such. तो start reading on a regular basis. Then opt for newspapers, go for essays, on different international platforms. Different newspaper के editorials पढ़ना शुरू करें. The more you read, the better your grasp on the subject matter becomes. The more you are able to comprehend what's written in the questions, the faster your reading speed becomes, and the more grammatical awareness you're gonna acquire, the more you read. आपको सेंटेंस के स्ट्रक्चर का एक आइडिया मिल जाएगा, उसकी फ्लूइडिटी की आपको एक आइडिया नॉलेज हो जाएगी. आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा वर्ब का टेंस किस नाउन के साथ यूज होने वाला है, कौन सा वर्ब कहाँ लगेगा, टेंसेस के बारे में, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, बेसिक जो इंग्लिश की स्ट्रक्चरिंग होती है सेंटेंस की, उसके बारे में आपको पता चल जाएगा. सो गेट इनटू द हैबिट ऑफ रीडिंग ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस. तो ये तो हो गई एग्जाम्स के बारे में और उसको टैकल करने के सर्टेन स्ट्रेटेजीज. नाउ आते हैं इस एग्जाम के स्कोरिंग पैटर्न. तो स्कोरिंग पैटर्न जो होता है वो इस एग्जाम का बेसिकली पॉइंट स्केल पे होता है. रेंज लाई करती है 200 से 800 तक. तो अब बात करते हैं कौन सा स्कोर बेसिकली सेफ स्कोर है. अगर हम इंडिया में ISB की बातें करें, जो इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बिजनेस हो गया हैदराबाद और मोहाली बेस्ड, तो आई फोकस प्राइमरली ऑन द हैदराबाद कैंपस, क्योंकि वो सबसे बड़ा कॉलेज है जो इंडिया में जो कि ISB का स्कोर कंसिडर करता है. A score of 710 plus should easily secure you a seat in this college. जनरली एवरेज देखा गया है कि स्कोर ऑफ 709 होता है, जो कि बैच स्टूडेंट्स का होता है GMAT में, जो कि ISB हैदराबाद में पढ़ रहे हो. तो 710 प्लस
should fetch you a call for the GDPI process as well. Subsequently आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो. And now coming to the various top tier colleges जो कि US based है, say Stanford, Harvard, Kellogg, Chicago Booth, Yale, इस तरह के जो कॉलेजेस होते हैं, यहाँ पर जाने के लिए सेफ स्कोर वुड बी 730 प्लस. स्कोर ऑफ 731 वुड इजीली फेच यू इंटरव्यू कॉल इन स्टैनफोर्ड. और सब्सिक्वेंटली बाकी के कॉलेजेस में अगर आपका स्कोर 730 के ऊपर रहे या उसके आसपास है, यू स्टैंड अ वेरी गुड चांस ऑफ कन्वर्टिंग इन वन ऑफ दिस कॉलेजेस. अब आते हैं बात आईएम्स के ऊपर. ये सुन के आपको भी शायद हैरानी होगी कि स्टूडेंट्स कैन मेक इट टू आईएम्स थ्रू GMAT as well, provided you are staying abroad. So say you are working in an IT firm or some other company and you wish to pursue your MBA and you are posted somewhere outside India, be it Nepal, be it US, anywhere. You can appear for this examination and apply through the IIMs through their website, and you can simply upload your GMAT score. A good scorer about 710 should easily be able to fetch you a call from IIM Ahmedabad, Calcutta or Bangalore for that matter. But this exam is basically on an easier side as compared to CAT and all, and this should be kept in mind that while staying in India you cannot apply to the IIMs through GMAT. आपको बाहर होना बहुत जरूरी है. तो अब आते हैं कौन से लोग इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं या किन्हें एक्चुअली ये एग्जाम GMAT देना चाहिए. All those candidates who has undergone their graduation and are looking to complete their post graduation are eligible for this exam. But what is suggested before taking this exam that you should acquire a minimum 5-year plus work ex. चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, at least get a work ex of 5 years plus, then you can go for this examination. क्योंकि work ex पर काफी ज्यादा वेटेज दिया जाता है. GMAT is basically for those people who have already established themselves in a particular field and are looking to move up the ladder into a more managerial position. So GMAT is basically for them. So with that being said, I believe we have covered the entirety of the GMAT course, GMAT structure, different colleges and the exam pattern in this video. All those aspirants who are looking to appear for the exam must have learned something new about this examination or different approaches towards various sections on how to tackle this examination as well. So with that being said, hope you have learned something new, and now with this I would like to conclude this video. So this is ๊dʒiːmæt signing off. Thank you so much.